नमस्कार, स्वागत है आपका। वैसे तो जो नेता होते हैं वो अच्छों की खाट खड़ी कर देते हैं, लेकिन हरियाणा में किसकी खाट बिछेगी? खाट पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता सिंह, मेरे साथ अशोक सिंघल हैं, हरियाणा के ही रहने वाले हैं और बहुत लंबी इनका जो करियर रहा है उसमें राजनीति को बहुत गहराई से कवर किया है। पर आज हम जिस खास मेहमान से चर्चा करने जा रहे हैं, हरियाणा की राजनीति या यूं कहें कि इस पूरे क्षेत्र की और देश की राजनीति में जिस परिवार का रसूख रहा, जिसके इर्द गिर्द घूमती रही, उसके चौथी पीढ़ी के नेता हैं हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। दुष्यंत जी, आज तक में तो स्वागत है ही आपका, लेकिन क्या इस बार जनता आपका हरियाणा में स्वागत करेगी? जिस सरकार में आप उप मुख्यमंत्री रहे, उसी सरकार के खिलाफ आप वोट मांग रहे हैं। लोग विश्वास कैसे करेंगे? 4.5 साल आप डिप्टी सीएम रहे उस सरकार के अंदर, आप उस सरकार को हराने की बात कर रहे हैं, उसी सरकार उसी पार्टी को। पार्टी हमारी एलआई थी। अलायंस में हम दो पार्टियां स्थिर सरकार प्रदेश में चले और उस स्थिरता के साथ हम हमारे करे हुए वादों को कैसे पूरा करें, इसलिए गए थे। और अशोक जी, मैं आज खुशी के साथ कह सकता हूं कि हमने मेजॉरिटी हमारे मैनिफेस्टो के पॉइंट्स को अचीव किया। चाहे वो 75% युवाओं के लिए रोजगार का कानून लाने की बात हो, 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देने की पंचायती राज में बात हो, चाहे प्रदेश के अंदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने की बात हो, हमने अचीव कर दिखाए। हम तो अपने अचीवमेंट्स पे भी तो वोट मांग रहे हैं। पर दुष्यंत चौटाला जब वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग उनको उस कार्यकाल से अलग करके देख पा रहे हैं। और विधानसभा की परिस्थिति अलग है। उस समय जब हम वोट मांग रहे थे, हमने कोई एक पार्टी के पक्ष में वोट मांगकर दूसरे के विपक्ष में तो नहीं मांगे थे, हमने अपने दल के लिए मांगे थे। और आज भी मैदान में हम और आजाद समाज पार्टी, जेजेपी और एएसपी मिलकर चुनाव लड़ रही। लेकिन दुष्यंत जी, आपका विश्वास कैसे किया जाए? क्योंकि 2019 में भी आपने इसी खट्टर सरकार को, बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वोट मांगे थे। वो कहते थे इस बार 75 पार, आपने कहा था जमुना पार, और फिर उसी बीजेपी की गोद में जाके बैठे और मैं तो आपने सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभाला और 4.5 साल आप रहे, अपने काम आपके और भी मंत्री बने। तो इस बार भी अगर आप बीजेपी के खिलाफ वोट की बात कर रहे हैं और ऐसा मौका है कि आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे क्या दोबारा? देखिए अशोक जी, पहली चीज तो ये है कि गोद में जाकर बैठे, ये टर्मिनोलॉजी कहाँ से आई? कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के गोद में नहीं बैठती। हमने अलायंस किया, जरूरत समय की थी, स्थिरता चाहिए थी। हमारी पार्टी को बने 11 महीने थे। हमने कुलदीप बिश्नोई को टूटते देखा है ना, फैसला नहीं ले पाए, उनके 6 विधायक भाग गए। सतपाल सांगवान पहले थे जिनने पूरी सरकार तोड़ी। आप ये बताइए, दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने क्या आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं किया था सरकार बनाने के लिए? कितने ऐसे वाक्य हैं। पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा को लेके चलती है और उस एजेंडा की फुलफिलमेंट के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। मतलब ये गठबंधन अच्छा रहा या बीजेपी का राज अच्छा? प्रोजेक्ट्स कौन अप्रूव करवा के लाता है, काम उसका है। आप कंपैरिजन करते हैं, हिसार एयरपोर्ट है, 9 बार पत्थर लग गया, मेरे कार्यकाल में तो 1 बार लगा, और वो रनवे का लगा, रनवे बन गया। 8 और पत्थर है, उनमें से कितने काम पूरे हो पाए? तो ये चीजें कंपेयर करनी, सरकारें रही है, भूपेंद्र हुड्डा की रही है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की रही है, भजन लाल जी की रही है, बंसीलाल जी की रही है, किसने काम कर दिखाया है? मैं एक चीज बताता हूं, मेरे से पुराने कार्यकालों को उठा लीजिए, आज ले लीजिए। एक किसान मंडी में जाता था, उसको रात भर सोना पड़ता था ट्राली के ऊपर, व्यवस्था नहीं थी। हमने ये व्यवस्था बनाई कि 2-2.5 घंटे में उसकी फसल बिकेगी और 2 दिन के अंदर आड़ती के पास पैसा नहीं जाएगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किसान के खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। और मैं 4 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर कर पाया। आई एम हैप्पी आई डिड दैट। और ये कहना मनोहर लाल जी तो पहले भी मुख्यमंत्री 5 साल थे, क्यों नहीं सोच पाए? तो बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपको, जो चुनाव में आप लोगों के बीच रखने वाले हैं? बीजेपी के खिलाफ तो मुद्दा चाहिए ही नहीं। 67 सीटें बांटी है, सैकड़ों इस्तीफे आ गए। अब तो जोक चलने लगे मोबाइल के अंदर कि प्रदेश अध्यक्ष के घर में टिकट मांगने वाले कम हैं और कबाड़िए ज्यादा है इस्तीफे के कागज उठाने के लिए। ये ऐसी व्यवस्था बीजेपी की हो चुकी कि जिसकी टिकट कट रही है वो बीजेपी छोड़ रहा है। संगठन खाली हो चुका है बीजेपी का। पर कोई तो मुद्दा होगा जो आप कटघरे में बीजेपी। लॉ एंड ऑर्डर देखिए, हरियाणा प्रदेश का नायब सैनी जी 4-5 महीने मुख्यमंत्री रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था कर गए,
मुझे नहीं लगता हरियाणा का भी बोल सकता है। हमारा खुद का व्यापार सेल का हंसी का प्रधान दुकान में बैठा सरेआम गोली मार दी, इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष को गोली मार दी, बीजेपी के खुद के 2 पदाधिकारियों के घरों में आकर गोली, ऑफिस अभी में जो आकर गोली 19 साल के बच्चे की जो हत्या हुई है गोली मारकर, वो भी आपको लग रहा है कि देखिए 2 केस तो हमारे यहाँ मॉब लिंचिंग के हो गए। लॉ एंड ऑर्डर किस चीज की तरफ सीएम ध्यान दे रहे हैं? सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह देते हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, करी क्यों नहीं? तो आपको लग रहा है डर खत्म हो रहा है अपराधियों के मन से? बिल्कुल हो रहा है। 4.5 साल क्यों ऐसी घटनाएं नहीं हुई? आज 5 महीने में ये लिबर्टी क्यों मिल गई? पर ये हुआ क्या दुष्यंत जी? आपने छोड़ा, उन्होंने हटाया, ये दोनों ने दोनों का मोह सीट भंग हो गया। शेयरिंग में नई सहमति बनी, अलग रास्ते अपने चुन लिए। क्या हम घर बैठ जाते? 10 लोकसभा हम भी लड़े, वो भी नुकसान लड़े। उनको ज्यादा है कि आपको ज्यादा है? वो तो विधानसभा का रिजल्ट बताएगा। क्या इस बार फिर किंग मेकर की भूमिका में हो सकता मैं है? तो मानता हूँ त्रिशंकु विधानसभा होगी, और पिछली बार जो हमारे नंबर्स थे और बीजेपी के नंबर्स थे, हम शायद पीछे चले उनके। आने वाले में हम कॉन्फिडेंट है कि हमारे गठबंधन के नंबर्स में हमें कोई पार्टनर मिलेगा और हम लीड तो करेंगे। बीजेपी के साथ जा सकते हैं, संभावना मैं है? नहीं कह अगर सकता। ऐसे हालात बनते हैं तो कोई पीछे आके खड़ा होगा, कांग्रेस आके खड़ी हो जाए। तो कांग्रेस के साथ भी जाने को तैयार है? अरे मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी आके खड़ी हो जाए, नंबर्स तो आने दीजिए। अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, कोई हमें सपोर्ट करेगा, चाहे बाहर से करे। मतलब मुख्यमंत्री से कम इस बार डिप्टी सीएम तो पिछली बार थे, इस बार मुख्यमंत्री से कम मानने को तैयार नहीं आप? संगठन मुझे बनाए, आपको बनाए, किसको बनाए? मेरा लक्ष्य ये है पार्टी के वर्कर कि के आपकी तौर पार्टी पे का बने। कि हमारे जेजेपी के सिंबल पे जीता हुआ विधायक प्रदेश का मुख्यमंत्री। आपको लोग वोट कटवा अगर कहते हैं तो फिर आपको कैसा उस समय महसूस होता है? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं त्रिशंकु है। अब वहां कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी का समीकरण एक तरफ है, दूसरी तरफ बीजेपी को लग रहा है कि वो बहुत कुछ बदल सकते हैं। अभी भी चुनाव जब शुरू हो रहे हैं, जब वोट डाले जाएंगे। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर यही प्रदेश है एक, जहां लोग कह देते हैं वोट काटा है। आपको और किसी प्रदेश में नहीं मिलेगा। नहीं, और भी प्रदेशों में अभी ये शुरू हुआ है, ओबीसी के आने के बाद शुरू हुआ है। हमारे यहाँ तो पुरानी रीति है ये, और हमेशा रीजनल पार्टीज को टारगेट किया जाता है, और फिर भी रीजनल पार्टीज उभर उभर कर नेतृत्व दे चुकी है। कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी के वोट नहीं काट सकती। अगर हमारे पास 15% वोट शेयर था पिछली विधानसभा में, तो हमारे सिंबल पर था, हमने किसी के सिंबल से अलग नहीं किया। और लोकसभा में तो सिमट के 1% कोई बात चला गया, जमानत भी नहीं बच पाई किसी भी। बीजेपी भी तो 2 सांसदों पे थी, आज 238 पे है। ये तो समय की बात है। चौधरी देवीलाल जी 85 पे भी थे, और खुद भी 2 चुनाव हारे। लेकिन क्या बीजेपी के साथ गए इस वजह से जनता नाराज हुई आपसे? नहीं, इस बार आपके का विधायक भी चले गए, अभी तो माँ बेटा ही बचे हैं पार्टी में, बाकी तो सब तो चले गए। देखिए, आप कह देते चले गए, आज बीजेपी के कितने एमएलए रिजाइन कर गए? आपको आंकड़ा भी है। सिटिंग 3 मिनिस्टर, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सिटिंग 3 मिनिस्टर बीजेपी छोड़ चुके हैं। बीजेपी के 13 विधायक छोड़ के, मेरे तो 7 छोड़ के क्यों? तो गए। टिकट नहीं मिली इसलिए इधर उधर भाग रहे हैं सब, चुनाव में तो होता ही है। फिर मेरे वालों ने 5 साल क्या मेरी पार्टी से रिजाइन किया? आप कह रहे हो छोड़ के चले गए। पूरे 5 साल विधायक रहे, जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगी उस दिन इस्तीफे दिए। 3 तो बीजेपी में टिकट मिल गया उनको। देखो, फिर इसका मतलब तो मैंने ठीक ट्रेनिंग दे दी। असली नेता अभी जाटों का कौन है? क्योंकि एक समय था जब बड़ी आसानी से कह दिया जाता था। आपने चौधरी देवीलाल की बात की है, अब उनके आगे क्या नाम? लेकिन आज की तारीख में जाट किसके साथ है? मैं तो एक 36 साल का युवा हूं, क्यों मेरे को जाति में बांटो? मेरे साथ तो हर कास्ट का, हर कलर का, हर क्रीड का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। मैं क्यों कास्टिज्म की बात करूं? हमने बहुत लंबा चलना है। 45 साल राजनीति करूंगा, 80 साल का होऊंगा जब। 45 साल मैंने हरियाणा की सेवा करनी है, और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की कास्ट पे है। अगर आप हमारी पार्टी की टिकट वितरण देखोगे तो हमने ब्राह्मण भी दिया है, कुम्हार भी दिया है, हमने उसके अंदर जाट भी दिया है, उसके अंदर एससी में जितनी कास्ट आती है, बाजीगर हो, चमार हो, सारे अकोमोडेट करें। ये तो बैलेंस होता है। और यानी मुझे अब लगता है हरियाणा की राजनीति में कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है? चलती रहेगी, कौन रोक सकता है? देश से निकाल सकते हो आप। लेकिन जिस देवीलाल जी के मूल्यों को, उनके विचारों को आप लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनको जाटों का नेता कहा जाता था। नहीं, ताऊ बिल्कुल देवीलाल। गलत। ये विचार जरूर कई लोगों के हो सकते हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ।
पर आपके गठबंधन के लिए कहा जा रहा है कि ये जातीय गठबंधन है। मैं आपको दोबारा बोल दूं श्वेता जी, आज के दिन मैं 36 और चंद्रशेखर 36 का है। युवाओं का गठबंधन तो हो सकता है और हम दोनों मिलकर 45 साल, अगर राजनीति की रिटायरमेंट 80 मानता हूं तो 45 साल इस देश को नेतृत्व देंगे। दुष्यंत जी, आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? किसको आप चाहेंगे पहले हराना? मैं तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को चाहूंगा। तो बेहतर मुख्यमंत्री किसको मानते हैं? आपने तो मनोहर लाल खट्टर के साथ काम किया मैं है, तो सैनी बेहतर है या मनोहर लाल खट्टर बेहतर? मैं तो बेहतर मानूंगा चौधरी देवीलाल जी को। और उसके बाद ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं मैं बुरा मानता। आपके दादा ओम प्रकाश चौटाला? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं चौधरी देवीलाल जी को सबसे बेहतर मानता हूँ। और उसके बाद मैं सबको कहता हूँ कि इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में सबका योगदान है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या है इस बार सबसे बड़ा मुद्दा? युवा मुख्यमंत्री चाहते हैं, सारे पब्लिक युवा चाहते हैं। क्यों? रोजगार के लिए। उनके पास युवाओं को आगे बढ़ाने का विजन होता है, इसलिए युवा मुख्यमंत्री चाहिए। युवा मुख्यमंत्री चाहिए। लेकिन दुष्यंत जी, ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार? मेरे को तो त्रिशंकु लग रही है और क्या जनता वोट देगी उस पर निर्भर रहेगी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं इस बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मतलब बीजेपी और कांग्रेस से बाकी कोई नहीं है। पिछले चुनाव में भी कहते थे, हम आए थे ना 10 सीट लेकर। पिछले में मेरे को आपके चैनल का ही सर्वे याद है, 0 दिखाई थी हमारी, हमने 1 लगाया ना 10 करे। और अभी तो 12 तारीख आने तक हर रोज परिस्थिति बदली। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन की बात हो रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है हरियाणा की राजनीति? होएगा तो अलग परिस्थिति होगी, नहीं होगा तो शायद आम आदमी के पास तो आज 45 उम्मीदवार भी नहीं है। उम्मीदवार ही नहीं होंगे। मेरे को पिछली बार भी ये 45-46 सीटों पे सिमट गए थे। अच्छा, जय जवान जय किसान का राज्य है। बड़े बड़े योद्धा यहाँ से निकले हैं, अभी भी भारतीय सेना में है, कई वेटरन्स भी हैं। अग्निवीर जैसा मुद्दा कितना बड़ा है? हमारे यहाँ से 10% इंडियन आर्म फोर्सेस का, चाहे वो, बल्कि मेरे को तो फैक्ट्स याद है, मैं एमपी था जब मैंने क्वेश्चन लगा के पूछा था, हम 10% इंडियन आर्मी को देते हैं, 14% हम इंडियन एयरफोर्स को देते हैं, और जिस प्रदेश के आसपास समुंदर नहीं है 17% हम इंडियन नेवी को देते हैं। हमारे यहाँ तो अग्निवीर बहुत महत्वपूर्ण है, मगर हम उस योजना को तो नहीं बदल सकते। हम तो प्रयोजना बना सकते हैं कि अग्निवीर से जो वापिस आएंगे 3/4 बच्चे, उनको क्या करेंगे। वैसे आप उसके विरुद्ध हैं? मैं विरुद्ध में हूँ, बिकॉज आप लोग नहीं आप किसी की जॉब सिक्योरिटी नहीं रख रहे जो बॉर्डर पे खड़ा है, मगर कई देशों में ये कामयाब भी रही है, इजराइल में है, यूके में है, यूएस में है। आज आप एज अ स्टेट क्या कर सकते हो? एज अ स्टेट 2 चीजें कर सकते हो। एक जो हमारा वादा है कि हम अग्निवीर की हायर एजुकेशन निःशुल्क करेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़े चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़े। क्यों? क्योंकि जो 4 साल देश को सर्व करके आएगा वो सिपाही है। सिपाही को सैनी साहब ने हमारे वाले फैसले को कैबिनेट की अप्रूवल दे दी, जो हमने किया था भी 10% पुलिस भर्ती में रिजर्वेशन देंगे। सिपाही को तो हमने सिपाही रख दिया, मगर अगर उसको हम एजुकेट कर पाएंगे, वो आके पढ़ेगा, शिक्षित होगा, और क्या पता वो ऑफिसर बन जाए, या उसको प्राइवेट सेक्टर में और अच्छा जॉब मिल जाए, उसको क्यों सिपाही की नौकरी करनी पड़े। और दूसरी चीज, उसके एटलीस्ट बेनिफिट्स जो है उसको सरकार बढ़ाए। और ये एक अहम मुद्दा है, आपने टीवी पे भी हमने कई बार देखा है कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा, बहुत बड़ी मांग है। बार बार ये बहुत सारे सवाल उठे परिवार को लेकर के, कि अगर परिवार, ऐसी कोई संभावना आपको लगती है कि दोबारा से परिवार इकट्ठा हो जाए? परिवार तो एक है, राजनीति अलग है। तो क्या वो राजनीति मिलकर इकट्ठी हो सकती है? ये तो जब हमें पार्टी से निष्कासित किया था जिन लोगों ने, उनको सोचना चाहिए। हमने कभी आईएनएलडी से रेजिग्नेशन नहीं दिया। वो तो कह रहे हैं गद्दारी की, छोड़ के चले गए खुद ही। अरे आप उनसे रेजिग्नेशन की कॉपी तो मांग लो, दुष्यंत चौटाला की, दिग्विजय चौटाला की, अजय सिंह चौटाला की। लेकिन इसलिए मैं उनको नॉन सीरियस पॉलिटिशियन कहता हूँ। आज वो कहते हैं मैं सरकार में आ गया तो अग्निवीर खत्म कर दूंगा। कैसे कर देंगे? जो केंद्र सरकार की योजना है, ये कांग्रेस ने इतने प्रदेशों में कह दिया ओपीएस लागू, ओपीएस लागू। क्या केंद्र के अप्रूवल के बिना ओपीएस लागू हो सकती है? सिर्फ बातें करनी, रेजोल्यूशन पारित करने, ये तो बड़ी आसान चीजें हैं, पर फैक्चुअली वो कभी और मैं बड़े चौधरी साहब की, चौधरी देवीलाल जी की बात याद कर लेता हूँ। अपने देश में समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। किसानों का जब पूरा मुद्दा हम देखते हैं,
समझाना और बहकाना, दो शब्दों का आपने प्रयोग किया, उसी के दायरे में मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। सरकार में रहते हुए आपने क्या ये अनुभव किया कि आपके लिए भी नाराजगी बढ़ रही है? क्या ये एक बड़ा कारण रहा? क्या आज वो नाराजगी नहीं है आपसे? नहीं होगी नाराजगी, मगर हम क्या कर सकते? राजनीति तो नहीं छोड़ सकते, जनता की सेवा तो नहीं छोड़ सकते। यही 2 करोड़ वोटर थे पिछले चुनाव में, अब 2 करोड़ 4 लाख हो गए। कोई मेरे पास तमिलनाडु का वोटर तो वोट डालने आ नहीं रहा, या यूपी का तो आ नहीं रहा। मैंने तो इन्हीं से वोट लेना है। रूसेंगे तो भी घर जाऊंगा, मनाऊंगा, और मानेंगे भी अपने हैं। इन्हें देखा है कि जो हमने बदलाव करे हैं, जो व्यवस्थाएं हमने बनाई है, शायद हम उसको समझा नहीं पाए। मैंने भी आपके पहले बोला था कि भाई 48 घंटे में मैंने फार्मर के खाते में पैसा देने की व्यवस्था में, हरियाणा इकलौता प्रदेश है। आप यूपी में पूछो तो सही सरकारी खरीद होती कितनी है। मैंने 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी है, और सैनी साहब मुख्यमंत्री बन गए, इसी ने आके उसको 14 की 24 कर दी। और अशोक जी तो नरवाना के हैं, पड़ोस में। मुझे ये तो बता दो, अपने यहाँ नारियल बिकता है? अपने यहाँ जूट हो सकता है? सैनी साहब ने ये 2 प्रोडक्ट भी ऐड करा दी। ये अंतर है, जिसको नॉलेज हो या जिसको एरिया का अंदर का पता हो, जब ही तो योजनाएं बना सकते हैं हम। आप मेरे 4 साल के शासन में पॉपुलर का रेट उठा के देखो। खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, 1200 रुपए था। 4 साल 1800 से महंगा पॉपुलर बिका है। हमारी 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी गई, 19 फसलें हमने 72 भरपाई पर खरीदी। उसी का लाभ तो फार्मर को मिला। आज आप चारों तरफ देखते हैं, जीरी हो रही है, नरमा हो रहा है। कैसे हो रहा है? पानी की व्यवस्था के लिए इस जिस एरिया में हम बैठे हैं, यहाँ 48 साल पहले बनी नहर को रिपेयर नहीं करा गया। हमने 157 करोड़ लगाकर 4 वाटर माइनर्स हैं यहाँ पर, मधाना माइनर है, बरसोड़ा माइनर है, ये सारी रिपेयर कराई, पूरी नहीं बनवाई। और आज मुझे खुशी है कि फार्मर्स के खेतों में पानी पहुंचा पाए। जाते हैं गांव में, बताते हैं तो लोगों को खुशी होती है कि हाँ ये चेंज है। पिछले साल बाढ़ आई, आप दोनों को हैरानी होगी सुनकर कि हरियाणा 66 में बना था, कितनी बार यहाँ पर बाढ़ आई होगी। 95 में तो जींद, रोहतक सारा डूब गया था। सरकारी रिकॉर्ड में एक बार भी बाढ़ घोषित नहीं करी गई। वो लास्ट टाइम मैंने देखा कि लोगों के मकानों में क्रैक आ गए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है क्रैक के पैसे, मगर स्टेट बाढ़ घोषित करे, दब अड़के फाइल पे बाढ़ घोषित करवाई। तो ये दर्द तो हम ही समझ सकते हैं जो लोगों के बीच में रहते हैं। दुष्यंत जी, एक सवाल, चुनाव आयोग की जो तारीखें दी चुनाव को लेकर के, उसको लेके बीजेपी ने भी कहा कि आगे सरकार ने चाहिए छुट्टियां हैं। फिर आप अभय चौटाला जी ने भी पत्र लिखा और मांग की। तो जो तारीखें सरकाई गई हैं, हालांकि अपोजिशन नहीं चाहता था, तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क नहीं पड़ेगा। किसको फायदा होगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो समझने की है कि चुनाव आयोग ने शायद उनका पत्र अच्छी तरह नहीं पढ़ा। एक में लिखा हुआ है लॉन्ग वीकेंड है, एक पे लिखा हुआ है छुट्टियां हैं। जो तारीख अब दी है उसमें सिर्फ 1 वर्किंग डे है, 3 दिन फिर छुट्टी है, 1 दिन गस्टेड हॉलीडे है, 1 दिन वैसे संडे है। लाभ क्या हुआ? या तो 2 दिन और आगे बढ़ाते और 3 दिन वर्किंग के बाद करते कि लोग वापस आ जाए लंबी छुट्टी से। और इससे मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा अंतर पड़ा है। हमें तो खुशी है, हमें 4 दिन प्रचार के फालतू मिल गए, 4 दिन और एग्रेसिवली काम करेंगे। अग्रेसिवली कर रहे हैं आप? बिल्कुल। मैनिफेस्टो की सबसे बड़ी चीज अगर मैं पूछूं कि आपके हिसाब मैं आपको देखते हुए आज बोल सकता हूँ, महिलाओं के लिए हाँ। हम बारी बारी देखते हैं अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी, अलग अलग जगह भी, कि वुमेन सिक्योरिटी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज मैं आपके चैनल पे कहता हूँ, बिफोर आवर मैनिफेस्टो कम्स आउट, कि टीचिंग सेक्टर में, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, जैसे हमने पंचायतों में 50% रिजर्वेशन करी है, महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन हम करेंगे। आप लाडली बहना की तरह का कोई वादा नहीं कर रहे हैं कि इतने पैसे मैं दे दूंगा? नहीं, बना देते। हमारी बेबे योजना बनाएंगे हम, लाडली बहना क्यों बनाएंगे? हमारी बोली में करेंगे। हरियाणा में सिस्टर को खासतौर पर इस देशवाली बेल्ट के अंदर बेबे बोलते हैं, तो बहना की जगह हम बेबे योजना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको लगता है चुनाव के मौके पर दुष्यंत जी इस टाइप की घोषणाओं का लोगों में इम्पैक्ट होता है? जो आपने अभी भी घोषणा कह रहे कि बेबे घोषणा करेंगे उनको लाडली बहना की तरह, क्या लोगों को ये जो लालच
या एक गारंटी जो दी जाती है चुनाव के मौके पे, जो घोषणाएं, जो वादे हैं, उसका कितना सीरियसली लोग लेते हैं? उन सब समझते हैं कि चुनाव आ गए तो अब घोषणा को पिटारा छोड़ कई जाएगा। घोषणाएं लोगों के लाइफस्टाइल बदल सकती है। जैसे खट्टर साहब एक पेंशन स्कीम शुरू करेंगे, कई लोग तो उस पर मजाक भी कर लेते हैं कि 45 इयर्स का अनमैरिड मैन है तो उसके लिए पेंशन योजना है हरियाणा में। अच्छा, अभी मनोहर लाल जी जाते जाते कर गए थे कि कोई कवारा रह जाए, शादी ना हो, 45 साल का है, तो उसको 3,000 रुपया पेंशन मिलेगी। अब आप देखोगे तो हमारे यहाँ जो सेक्स रेशो में वेरिएशन आई थी, हम 833 पे पहुंच गए थे, चलो टचवुड अब 911 पे हैं जी। मगर उस योजना का कितने लाभ उठाएंगे? फ्रीबीज जो देने हैं वो तो मुझे नहीं लगता कोई सा प्रदेश ऐसा नहीं है जो ना देता हो, मगर उससे जो लोगों का लाइफस्टाइल कितना चेंज होता है वो बड़ा महत्व रखता है। जैसे अब मैं कह रहा हूं कि अग्निवीर का आयव्यय का टोटल हायर एजुकेशन का कॉस्ट स्टेट बेयर करेगी, कितना कॉस्ट आ जाएगा? अगर मैं बुढ़ापा पेंशन को 5100 रुपए लेके जाता हूँ, 38 लाख पेंशनार्थी हैं, 1 रुपया बढ़ाना महीने का 38 लाख रुपया बढ़ाना है, करते करते हाँ 350-400 करोड़ का बर्डन बढ़ेगा। मगर हाँ उन लोगों को हम इतना बेनिफिट तो दे पाएंगे। मुझे लगता है कि हरियाणा के चूंकि लोग भी बड़े सीधे होते हैं, लेकिन भाषा भी एकदम खड़ी होती है। मतलब कोई ना इमोशन छुपाने की जरूरत है, ना अपने दिल की किसी बात को। यहाँ की कहावतें बड़ी मशहूर हैं। तो मैं चाहूंगी, क्योंकि देश भर में लोग हमें देख रहे हैं, आज की राजनीति पर और इस समय इलेक्शन के माहौल पर दुष्यंत चौटाला कौन सी कहावत आज लोगों को मैं तो बताकर? आपको अभी बोल के हटाऊं 2 राष्ट्रीय पार्टियों वाले पे, तो अशोक जी समझा देंगे आपको हिंदी में। तो जब 2 खागड़ भिड़े है, फायदा तीसरे का हुआ है। वो किंग मेकर वाली बात कर रहे हैं श्वेता, कि दो यही होना है। आप देख लेना, 2 बड़ी पार्टियां भिड़ेंगी, लेकिन जेजेपी इसका फायदा उठाकर जाएगी। मैंने शब्द जो यूज किया उसको ट्रांसलेट करवाओ कि जब 2 बैल भिड़ेंगे तो तीसरे का फायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।